महीने से भारत की आरएनएडब्ल्यू और अमेरिका की सीआईए मिलकर एक बड़ी अजीब सी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं श्रीलंका में। वो ये देख रहे हैं कि श्रीलंका में जो चाइना का एम्बेसडर है, ये नॉर्दर्न श्रीलंका जाफना वगैरह का जो इलाका है जहाँ पर इंडियन तमिल पॉपुलेशन रहती है, उस इलाकों के चक्कर बहुत काट रहा है। और ये सिर्फ चक्कर नहीं काट रहा है, ये उन इलाकों में जाकर दो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें कर रहा है। सबसे पहला कि जब ये वहाँ पर जाता है, इसकी गतिविधियों पर नज़र रखने से पाया गया है कि ये लोकल एनजीओज़ को वहाँ पर पैसा पहुँचा रहा है, सपोर्ट पहुँचा रहा है, जिसके तहत हम देख रहे हैं कि पिछले 2 महीने से लोकल एनजीओज़ ने जाफना वाले इलाके में नॉर्दर्न श्रीलंका में कुछ ज़्यादा ही प्रोटेस्ट करने चालू कर दिए हैं। इसके साथ साथ दूसरी चीज़ ये हुई है कि चाइना का एम्बेसडर सडनली जो है नॉर्दर्न श्रीलंका के इलाके में मछुआरों से, फिशरमैन से ज़्यादा मिलने की कोशिश कर रहा है। हम ये चीज़ को जानते हैं क्योंकि आज जितने भी अटेम्प्ट्स चाइना के एम्बेसडरों की तरफ से अन्य देशों में भी मछुआरों के साथ मिलने की कोशिश की गई है, उन सब से एक एनालिसिस करके जो कॉमन पैटर्न निकलता है वो ये है कि ये मछुआरों से मुलाकात कर कर वहाँ पर उन मछुआरों को बेसिकली स्पाई बनाकर उनके शिप्स के अंदर छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स लगाकर इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम ये लोग करते हैं। तो ये 2 गतिविधियां वहाँ होती हुई पाई गई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये जो गतिविधियां चाइना कर रहा है और करवा रहा है श्रीलंका के अंदर, इसके ऊपर किसी प्रकार की जो है रोक श्रीलंका की सरकार से क्यों नहीं लगाई गई। और ख़ास करके श्रीलंका की जो अभी हाल ही में नई बनी सरकार है, जिसमें अनुर कुमार दिसानायका जो है नया उनका हेड ऑफ द स्टेट है, वो किसी भी प्रकार से इन गतिविधियों को रोक क्यों नहीं रहा। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको थोड़ा सा इतिहास जानने की आवश्यकता है। 2009 में श्रीलंका के अंदर उनका जो सिविल वॉर यानी कि गृह युद्ध की सिचुएशन थी वो ख़त्म हुई। गृह युद्ध और सिविल वॉर की सिचुएशन श्रीलंका में इस कारण से हुई थी क्योंकि श्रीलंका में एक संगठन था LTTE करके, और ये जो लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलम था, ये श्रीलंका की सरकार से लंबे समय तक लड़ रहा था। 2009 में फाइनली जो है श्रीलंका की सरकार ने LTTE को समाप्त किया। जब LTTE ख़त्म हुई, LTTE के ख़त्म होने के बाद उस समय जो श्रीलंका में हेड ऑफ द स्टेट था उसका नाम था महिंदा राजापक्से। महिंदा राजापक्से के मन में ये सवाल आया कि अब LTTE की समस्या तो ख़त्म हो गई है और हमें अब श्रीलंका की आर्थिक परिस्थिति को इम्प्रूव करना है। अब श्रीलंका की आर्थिक परिस्थिति इम्प्रूव कैसे होगी, इसके लिए उसने कुछ रणनीतिकारों को बुलाकर उनसे चर्चा करी। अब इन लोगों में जो उस समय आए, ज़्यादातर लोग जो थे वो चीन के लोग थे। अब चीन क्यों आया, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि 2008-9 में आप सभी जानते हैं कि अमेरिका एक आर्थिक क्राइसिस के थ्रू कर रहा था। अमेरिका में लेमन ब्रदर के कोलैप्स के बाद जो ग्लोबल परिस्थिति पैदा हुई थी, तो अमेरिका की आर्थिक परिस्थिति उस समय बड़ी गंभीर और बड़ी संकट में थी। इस कारण से अमेरिका की तरफ से कोई लोग नहीं आए। चीन ने बेसिकली इस चीज़ का एडवांटेज लेते हुए अपने आर्थिक सलाहकारों को जो है, अपने इकोनॉमिस्ट्स और इकोनॉमिक एडवाइज़र्स को श्रीलंका भेजा। श्रीलंका में जब ये लोग गए तो इन्होंने महिंदा राजापक्से से बात करी। महिंदा राजापक्से को इन्होंने समझाया कि देखिए अब आपकी सिविल वॉर ख़त्म हो चुकी है, तो अब आपको जो आर्थिक परिस्थिति इंप्रूव करनी है उसके लिए आप 2 काम कीजिए। सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि आप बेसिकली अपने टूरिज़्म सेक्टर को बढ़ावा दीजिए। चाइना ने कहा कि देखिए आपके आसपास कोस्ट है, यानी कि समुद्री तट है, और सबसे बड़ी बात कि आपका जो इनलैंड श्रीलंका का इलाका है वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे टीले और पहाड़ हैं, यानी कि जो हिल स्टेशन है। तो आप इन दोनों का फ़ायदा उठाकर जो है रिजॉर्ट्स का कंस्ट्रक्शन करवाइए, पैसा लगवाइए। इससे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आएंगे, वो पैसा लगाएंगे। अब सबसे बड़ी बात क्या हुई कि दूसरी चीज़ जो श्रीलंका को चाइना की तरफ से बताई गई वो ये थी कि आप पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ माइक्रो इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दीजिए। माइक्रो इंडस्ट्रीज़ के थ्रू क्या होगा कि आप छोटे छोटे गुड्स को प्रोड्यूस कर पाएंगे, और आपका समुद्री तट जो है, क्योंकि वो ऐसा इलाका है जिसके थ्रू आप ग्लोबल लेवल पर एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, और आपकी जियोग्राफिकल लोकेशन भी ऐसी है कि आपको एक्सपोर्ट करने में कोई गंभीर इशू आएगा नहीं। तो इन दोनों चीज़ों का फ़ायदा उठा के आप ये काम कीजिए। महिंदा राजापक्से की सरकार ने 2010 से दोनों रणनीतियों पे काम करना शुरू कर दिया। श्रीलंका में उसने मास लेवल पर जो है टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए बड़े बड़े रिजॉर्ट सैंक्शन करे, बड़े बड़े रिजॉर्ट्स को कंस्ट्रक्ट करवाया, होटल्स कंस्ट्रक्ट करवाए, लोगों को हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में नौकरियाँ मिलने लग गई। साथ ही ग्रामीण इलाकों में माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया, जिससे कि लोकल कंजम्पशन बूस्ट हुई। इसके साथ साथ जो है सबसे बड़ी बात ये भी हुई कि जो छोटे छोटे आइटम्स का एक्सपोर्ट्स था जो आसपास के देशों में श्रीलंका जो है वो करना शुरू कर बैठा। अब ये सारी चीज़ें जो चल रही थी, इन चीज़ों को डायरेक्ट उस समय चाइना कर रहा था, और चाइना बार बार जो अपने आर्थिक सलाहकार भेजता था, पहली बात तो ये कोई चाइना के आर्थिक सलाहकार होते नहीं थे, क्योंकि भारत की उस समय भी जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग वहाँ पर प्रेजेंट थी, वो जो ये आर्थिक सलाहकार आते थे, इनके प्रोफाइल्स को जब देखती थी तो एक चीज़ समझ आ जाती थी कि ये सारे के सारे जो लोग हैं चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी और यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट उससे जुड़े हुए हैं।
और ये यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी दोनों के दोनों जो हैं चीन के इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, यानी कि खुफिया विभाग के लोग खुफिया विभाग के भेष में बेसिकली वो घुस रहे थे, लेकिन वो आ रहे थे ये कह के कि हम तो आर्थिक सलाहकार हैं। तो इससे उन्होंने अपना प्रेजेंस और दबदबा बढ़ाना शुरू कर दिया। अब सब कुछ ठीक चल रहा था 2020 तक। जब 2020 में कोरोना काल आया, कोविड काल के समय, उस समय अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो 2020-21 में जो श्रीलंका का हेड ऑफ द स्टेट था उसका नाम था गोटाबया राजापक्षे। महिंदा राजापक्षे का वो भाई था। अब जो गोटाबया राजापक्षे था उसकी सरकार चल रही थी जब कोरोना काल आया। अब जब कोरोना काल आया तो जाहिर सी बात है कि पूरे वर्ल्ड में और विश्व तौर पर एक लॉकडाउन लग गया, ग्लोबल सप्लाई चेन हैम्पर हो गई। अब इसके दो कॉन्सिक्वेंस हुए। पहला कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि जब कोरोना काल आया तो जितने भी रिजोर्ट, होटल और उनसे जुड़े हुए लोग थे वो सडनली बेरोजगार हो गए, तो श्रीलंका में बेरोजगारी एकदम बढ़ गई। दूसरी चीज़ क्या हुई थी कि दूसरी ये प्रॉब्लम हुई कि श्रीलंका के अंदर 2020 में जब कोरोना काल आया तो सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि जो माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ थी, जो अभी तक छोटे छोटे गुड्स को मैन्युफैक्चर करके आसपास के देशों में प्रोवाइड कर रही थी, वो भी नहीं हो पाया क्योंकि अब सारे सप्लाई चेन ठप हो गए थे। इस कारण से गोताबया राजापक्षे की सरकार के खिलाफ लोगों ने बेसिकली प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया और परिस्थिति ऐसी हुई कि गोताबया राजापक्षे की सरकार इवेंचुअली हटी और फिर श्रीलंका में एक नई सरकार आई। और ये नई सरकार जब आई तो इस बेसिकली सरकार का लीडर था रनिल विक्रमसिंघे। अब जब रनिल विक्रमसिंघे आया तो एक चीज़ तो तय हो गई कि रनिल विक्रमसिंघे के आते सार उसने जो है सबसे पहले रीच आउट अमेरिका को किया, क्योंकि 2020-21 में अब आप देखिए कि अमेरिका की परिस्थिति वो आर्थिक क्राइसिस वाली तो थी नहीं जो 2008-7 में थी और 9 में थी। तो जब उसने अमेरिका को रीच आउट किया, उसने कहा कि देखिए हमारी अर्थव्यवस्था इस समय बहुत संकट में है, तो आप बताइए क्या करें। तो अमेरिका ने सबसे पहले जो है उस समय श्रीलंका को आकर ये बात समझाई और खास करके रनिल विक्रमसिंघे को ये बात समझाई कि देखिए आपको 2-3 काम करने की आवश्यकता है। पहला कि आप अपनी इकोनॉमी में जो भी अभी आपके क्राइसिस चल रहे हैं उसको मिटिगेट करने के लिए एक न्यू लिबरल एजेंडा को अपनाइए। इस न्यू लिबरल एजेंडा के तहत 2021-22 की अगर हम बात करें और 23 की बात करें तो इस पूरे पीरियड में अमेरिका का दबदबा कुछ इस प्रकार से बढ़ने लगा कि अमेरिका ने कहा कि देखिए हमारी जो निजी कंपनियां हैं वो आपके यहाँ पर आएंगी, वो आपके यहाँ पर आगे प्रोजेक्ट्स करेंगी। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो हमारे एलाइज़ हैं, हमारे मित्र देश हैं, जिसमें से भारत हो गया, साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, इन देशों को भी अनुमति दी जाए कि इन लोगों के भी जो पूंजीपति लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, उनको भी आप प्रोजेक्ट करने की अनुमति दें। तो अमेरिका ने अपने लिए भी स्पेस क्रिएट किया और साथ में भारत जैसा देश, जापान, साउथ कोरिया जैसे, वियतनाम जैसे देशों को भी इन्वाइट करके यहाँ पर बुलाया। तो एक चीज़ तो तय हो गई कि जब रनिल विक्रमसिंघे ने कमान संभाली और जब वो अमेरिका को रीच आउट करा तो ये कहना तो गलत नहीं होगा कि चीन का दबदबा जो अभी तक बढ़ रहा था वो धीरे धीरे खत्म हो गया। और सबसे बड़ी बात कि रनिल विक्रमसिंघे ने जब न्यू लिबरल एजेंडा को अपनाया तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि उस समय पूरी की पूरी श्रीलंका की जो कमान थी वो अमेरिकन एजेंडा पे चल रही थी। और ये बात भी कहना गलत नहीं होगा अगर तीसरे पॉइंट को हम ऑब्जर्व करें कि रनिल विक्रमसिंघे अमेरिका के एजेंडा को चलाने के लिए चाइना को कम्प्लीटली अंडरकट कर चुका था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भाई चाइना चुप तो बैठेगा नहीं। चाइना ने क्या किया कि चाइना की जो यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी थी, इन्होंने 1980 के दशक में बनी हुई एक मूवमेंट जो थी उसको उठाना चुपचाप शुरू कर दिया। अब एक जगह पर रनिल विक्रमसिंघे की सरकार चल रही है, एक जगह पर रनिल विक्रमसिंघे न्यू लिबरल एजेंडा, अमेरिका की पॉलिसियाँ, अमेरिका की नीतियाँ, पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहा है। दूसरी जगह पर चाइना चुपचाप एक शांत खेल खेलने लग गई 2022-23 से। खेल ये था कि चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी और यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट ने 1980 के दशक में बनी हुई एक मूवमेंट जिसका नाम था जनता विमुक्ति पेरुमना, JVP, इस मूवमेंट को बेसिकली ग्रेजुअली रिवाइव किया। इस मूवमेंट का जो लीडर था वो एक वामपंथिक सोच का लीडर था जिसका नाम था अनुर कुमार देशनक्या। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि अनुर कुमार जो था ये JVP से भी जुड़ा हुआ था। अच्छा, JVP के 2 खास पॉइंट थे। जो जनता विमुक्ति पेरुमना मूवमेंट है, सबसे पहली बात तो ये भारत के खिलाफ एक मूवमेंट थी। भारत के पूंजीपति, भारत के भारतीय नागरिक और जनरली भारत एज अ देश के खिलाफ एक मूवमेंट थी। तो सबसे पहले तो चीन ने इसको एक बढ़ावा दिया ताकि वो भारत के खिलाफ एक नफरत पैदा कर पाए। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि JVP जो मूवमेंट थी ये क्योंकि वामपंथिक सोच की एक मूवमेंट थी और इसमें अनुर कुमार जो जुड़ा हुआ था वो भी एक वामपंथिक सोच का व्यक्ति था, तो इस व्यक्ति को भी चाइना ने धीरे धीरे 2022 से बढ़ावा देना चालू कर दिया जब रनिल विक्रमसिंघे की सरकार चल रही थी।
अब इस परिस्थिति में क्या हुआ कि ये व्यक्ति जो बेसिकली अनुर कुमार था, जेवीपी से जुड़ा हुआ, इसने एक अर्गल्या मूवमेंट स्टार्ट करी। अर्गल्या मूवमेंट के तहत ये पूरे श्रीलंका में जो है यात्रा करने निकल गया, श्रीलंका जोड़ो यात्रा। अब जब ये श्रीलंका में यात्रा करने निकल गया तो इसने जाकर यात्रा करते हुए एक बड़ा महत्वपूर्ण काम ये किया कि इसने जाकर ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरों तक लोगों को उकसाना चालू कर दिया। इसने कहा कि देखिए हमारी आर्थिक परिस्थिति दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। दूसरा इसने कहा कि भाई देखिए देश में श्रीलंका में जो है बेरोजगारी बढ़ रही है। तीसरा इसने कहा कि जो है महंगाई बढ़ रही है। तीसरा इसके बाद उसने ये भी कहना शुरू कर दिया कि ये सारी की सारी जड़ जो है, प्रॉब्लम जो है, ये चंद देशों की वजह से है, जिसमें भारत एक देश है, अमेरिका एक देश है। फिर इसने एक और नैरेटिव शुरू किया। इसने ये भी कहा कि यदि आप लोग मुझे सपोर्ट करें और समर्थन करें और मुझे चुनाव में जिता दें तो इस चुनावी जीत के बाद मैं 2-3 काम करूंगा। अब ये सारा एजेंडा जो बोल रहा था वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी का और यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट चाइना का एजेंडा था। अब इस एजेंडा में उसने क्या बोला, सबसे पहले उसने ये बोला कि यदि मैं अगर इलेक्ट होके आता हूँ और आप मेरे को समर्थन देते हैं तो सबसे पहले मैं आते सार क्या करूँगा कि इन सारे पूंजीपतियों को देश से भगा दूंगा। दूसरा इसने कहा कि भाई जितने भी देश में अमीर लोग भरे हुए हैं, श्रीलंका में जो भी अमीर लोग हैं उनके एसेट्स को भी मैं ले लूँगा और उनके एसेट्स को रिडिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा आप में। ये सारी पूरी हार्डकोर वामपंथी सोच। और चौथा इसने एक पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण ये भी बोला कि आने वाले समय में हम हर एक चीज़ ये करेंगे कि किसी प्रकार से अमेरिका का एजेंडा या अमेरिका से जुड़ा हुआ कोई भी देश श्रीलंका के अंदर ना आ पाए। तो ये एक खुले तौर पर चुनौती दे दी इस व्यक्ति ने, ये कहते हुए कि अगर कोई देश आएगा और अगर कोई देश उस समय दबदबा बना के रहेगा तो वो केवल और केवल चीन रहेगा, क्योंकि चीन का ही एजेंडे को ये फर्दर कर रहा था। अब हुआ क्या, हुआ ये कि भाई 2024 में चुनाव थे और जैसे ही 2024 में चुनाव हुए, आप सोचिए कि जो वामपंथिक पार्टियां हैं श्रीलंका में, उनको अभी तक अगर हम पॉलिटिकली एनालाइज करें तो आज तक उनको 3% से अधिक वोट शेयर कभी नहीं मिला। लेकिन चीन का ये साइलेंट खेल जो 2022 से लेकर 2024 तक चलता रहा, उस समय चलता रहा जब रणनील विक्रमसिंघे अमेरिका, भारत, साउथ कोरिया, जापान के साथ एंगेज कर रहा था, उस समय इन लोगों ने एक ऐसा ग्राउंड लेवल पर काम करके ये खेला खेल दिया कि 2024 में जब चुनाव हुआ तो आप सोचिए कि वामपंथी सोच वाली पार्टियों को 40% से अधिक मत प्राप्त हुआ। और जब इनको 40% से अधिक वोट शेयर और वोट परसेंटेज प्राप्त हुई तो अब एक चीज़ तो तय थी कि रणनील विक्रमसिंघे की सरकार बुरी तरह से चुनाव हार गई और चुनाव हारने के बाद जो है अनुर कुमार की पार्टी और अनुर कुमार जो है वो जीत गया। अब जाहिर सी बात है कि भाई अनुर कुमार का जीतना मतलब कि भाई चाइना की जीत हुई। अब जब चाइना की जीत हुई तो चाइना का एजेंडा भी चालू हुआ। अब चाइना का एजेंडा क्या चालू हुआ, जो आपको मैंने अभी शुरुआत में बताया वीडियो के स्टार्टिंग में, कि पिछले 2 महीने से चाइना का दबदबा इस प्रतीक बढ़ चुका है श्रीलंका में कि अब उसका जो अम्बेसडर है वहाँ पर वो एक प्रकार से अपने आप को ही एक सेमी प्रेसिडेंट बनाकर घूम रहा है। उसको ये लगता है कि भाई हमारी अपनी सरकार है, हमारे अपने व्यक्ति की सरकार है, हमें खुली छूट है, हम जो मर्जी करें। तो वो मछुआरों के साथ पहली बात तो एंगेज करके उनको जो है स्पाई बनाने की कोशिश कर रहा है। फिर वो आज की डेट में नॉर्दर्न इलाकों में, जो मैंने आपको बताया जाफना के आसपास के जो इलाके हैं जहाँ पर भारत को, भारत की कंपनियों को, भारत के पूंजीवादियों को बेसिकली प्रोजेक्ट्स मिले थे, उन प्रोजेक्ट्स के खिलाफ जो है एनजीओज को पैसा दे के वो भड़का रहा है। और सारी खेल इसलिए है क्योंकि भाई अमेरिका ने अपने चुनिंदा लोगों को और अपने चुनिंदा दोस्तों को जो है वो प्रोजेक्ट्स दिलवाए थे। तो अब चीन का सारा खेल ये है कि भाई वो सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सरकार कैंसिल करे और हमें दे दे। तो सारा खेल किस लिए चल रहा है, प्रोजेक्ट्स को लेके। अब देखिए कि दूसरा, अमेरिका अब इस चीज़ को समझ रहा है। अमेरिका को धीरे धीरे अब ये समझ आ रही है और खास करके ये बदलाव जो अब देखने को मिला है ये तब से मिला है जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सरकार जो है जीती है अभी नवंबर में चुनाव में। ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद एक रणनीति के तहत जब ट्रंप को ये बातें सुनाई गई कि श्रीलंका में ये चल रहा है, तो ट्रंप को भी एक चीज़ समझ आ गई कि भाई आने वाले समय में श्रीलंका एक ऐसा देश होगा जहां पर चीन की गतिविधियों वाली सरकार तो वो बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के जो चुनिंदा अधिकारी जिनको अभी धीरे धीरे अपॉइंट किया जा रहा है, उन अधिकारियों ने अब भारत से संपर्क साधना चालू कर दिया है। अब संपर्क साध के क्या रणनीति तय की जा रही है, अब रणनीति तो ये तय की जा रही है कि भाई श्रीलंका के अंदर कुछ भी हो, चीन का दबदबा नहीं होगा, क्योंकि इस समय अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई सबसे बड़ी चुनौती है तो वो है इंडो पैसिफिक। और इंडो पैसिफिक में वो काउंटर करना चाहता है चीन को, और चीन को यदि वो काउंटर करना चाहता है इंडो पैसिफिक के एरिया में, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस पॉइंट पर श्रीलंका जैसा देश जो चाइना की गोद में बैठा है वो कतई ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन टॉलरेट नहीं करेगा। तो अब हाल ही में जो है चर्चाएं कुछ इस लेवल पर भी चल रही हैं कि क्या
इस सरकार को गिराया जाए? क्या इस सरकार को गिराकर बेसिकली जो है एक कोलिशन की सरकार बनाई जाए, या कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी जाएं कि जिसके तहत ये सरकार काबू में ना आ पाए और अपने कामकाज की वजह से लोग ही इसको जो है रिवोल्ट करके, जैसे रणनील विक्रमसिंघे के खिलाफ उसके आने से पहले गोताबैया राजापक्षे के साथ जो हुआ था, वो वैसी परिस्थिति पैदा हो जाए। एक पॉइंट पर अगर आप देखो तो अब एक ग्लोबल लेवल पर एक साइलेंट खेल पिछले 2 महीने से और चल रहा है, और वो ये चल रहा है कि जो LTT के लोग थे, जो उस समय श्रीलंका में रहते थे, जो 2009 से पहले श्रीलंका को छोड़ के भागकर दूसरे अन्य देशों में चले गए थे, अमेरिका जैसे देशों में, ब्रिटेन जैसे देशों में, पिछले 1 से 2 महीने से CIA ने एक नया गेम खेलना शुरू किया है। CIA पिछले 1 से 2 महीने से इन जो LTT के पुराने लोग थे, जिनको हम कहते हैं LTT एग्जाइल्ड पीपल, क्योंकि ये एग्जाइल करके दूसरे देशों में जा बसे हैं, तो इन लोगों से अब उसने संपर्क साधना चालू किया है। अब वो बेसिकली क्या कर रहा है कि एक ऑनलाइन लेवल पर LTT के रिवाइवल का खेल खेल रहा है। तो ये LTT का रिवाइवल जो है वो इस कारण से किया जा रहा है कि आने वाले समय में श्रीलंका के ऊपर दबाव किया जाए। क्योंकि देखिए, जहाँ तक अनूर कुमार की बात है, पहली बात, वो व्यक्ति अपनी वामपंथिक सोच से तो हटेगा नहीं, और क्योंकि अगर वो व्यक्ति अपनी वामपंथिक सोच से नहीं हटेगा तो एक चीज़ दूसरी ये भी तय है कि उसके लिए ऐसी परिस्थिति पैदा करना कि जिससे लोगों के प्रति ही उसको लेके जो है नफरत पैदा हो जाए, वो काम करना पड़ेगा। तो एक चीज़ आप दिमाग में डाल लीजिए कि इस समय जो श्रीलंका में हालात चल रहे हैं, और अभी पिछले लगभग 1 महीने से जो ये श्रीलंका में चाइना का एम्बेसडर वहाँ पर घूम के ये गतिविधियाँ कर रहा है, आने वाले 2 से 3 महीने में श्रीलंका में एक बहुत बड़ा खेल होने जा रहा है। अब इस खेल में जाहिर सी बात है कि अमेरिका और भारत मिल के साथ जो है जो भी खेल करना चाहेंगे वो करेंगे, क्योंकि अनूर कुमार अपना टर्म पूरा नहीं करेगा। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि ये व्यक्ति चीन का व्यक्ति है। ये व्यक्ति श्रीलंका में बैठकर अभी पूरा का पूरा चीन की गोदी में बैठा है, और अमेरिका आने वाले समय में खास करके इस चीज़ को कतई टॉलरेट नहीं करेगी जब वो आने वाले समय में इंडो पैसिफिक के एरिया में अपना दबदबा बढ़ाएगी। तो आपको बेसिकली अब 2-3 चीज़ों के ऊपर खास गौर करना है कि श्रीलंका के अंदर अनूर कुमार के खिलाफ क्या कैंपेन होगा। आपको ये ऑब्जर्व करना है कि LTTE जो है, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलम, इसका एक रिवाइवल का खेल जो चल रहा है वो और कैसे आगे बढ़ेगा। और तीसरा ये देखना है कि CIA और भारत की रॉ मिलकर क्या कोई बड़ा खेल खेलने जा रहे हैं, इन चीज़ों को, डॉट्स को कनेक्ट करते हुए। तो ये चीज़ों के बारे में आप ध्यान रखिएगा। आने वाले समय में श्रीलंका हो सकता है वैसी चीज़ ही हो जो इमरान खान के साथ या शेख हसीना के साथ हुई थी। समय ही बताएगा, लेकिन समय भारत के अनुकूल है। धन्यवाद।